आजकल समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप एक नाम लगातार सुन रहे होंगे, फाइनेंशियल बबल। अगर इसका हिंदी में अनुवाद करूं तो इसका अनुवाद होगा वित्तीय गुब्बारा। आखिर ये वित्तीय गुब्बारा क्या होता है, ये किस तरह से बनता है, किस तरह से बिगड़ता है और कुछ लोगों की भाषा में कहूं तो किस तरह से फूट जाता है। इसके बनने के क्या कारण होते हैं और फूटने के क्या कारण होते हैं, इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। 18वीं शताब्दी के यूरोप के सबसे बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसको मिसिसिपी बबल के नाम से जाना जाता है, इसके माध्यम से। लेकिन इससे पहले 18वीं शताब्दी की कुछ प्रवृत्तियों के बारे में जान लेते हैं। ये वो समय था जब वेस्टर्न यूरोप कंपनीज अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के अलग अलग क्षेत्रों और देशों में अपने उपनिवेश बनाने, उन पर नियंत्रण स्थापित करने और इन उपनिवेशों के माध्यम से होने वाले व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करके इससे बहुत बड़ा प्रॉफिट अपने हिस्से में लेती थी। और इस प्रॉफिट का एक हिस्सा इन कंपनियों को निवेश के माध्यम से सपोर्ट करने वाले इनके देश के लोगों को लाभांश के माध्यम से वापस भी करते थे। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में इसी तरह की एक कंपनी थी जिसका नाम था मिसिसिपी कंपनी। मिसिसिपी कंपनी ने अमेरिका की मिसिसिपी घाटी को कॉलोनाइज करने और इस प्रक्रिया में एक नए शहर, जिसको आज हम न्यू ऑरलियंस कहते हैं, उसको एस्टेब्लिश करने के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। इस कंपनी के डायरेक्टर थे जॉन लो। जॉन लो ही सेंट्रल बैंक ऑफ फ्रांस के गवर्नर भी थे और अपने राजनीतिक संबंधों के कारण वो फ्रांस के फाइनेंस के कंट्रोलर जनरल भी बनाए गए थे। ये पद आज के वित्त मंत्री के बराबर आप मान सकते हैं। इस कंपनी ने अपने मिसिसिपी प्रोजेक्ट को लोगों के सामने बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। मिसिसिपी घाटी को कॉलोनाइज करके और उस प्रोजेक्ट से जितना प्रॉफिट कमाया जा सकता था, इसका बिना अनुमान लगाए बढ़ा चढ़ाकर किए गए वादों पर फ्रांस के लोगों ने और खास तौर से फ्रांस के कुलीन वर्ग ने, फ्रांस के बिजनेसमैन ने और फ्रांस के मध्यम वर्ग ने विश्वास कर लिया और कंपनी के शेयरों को बड़ी मात्रा में खरीदना शुरू कर दिया। प्रारंभ में मिसिसिपी कंपनी के एक शेयर की कीमत 500 लीवर के बराबर थी। उस समय फ्रांस में लीवर नाम की मुद्रा इस्तेमाल होती थी, तो प्रारंभ में एक शेयर की कीमत थी मिसिसिपी कंपनी के लगभग 500 लीवर। लेकिन धीरे धीरे जब कंपनी ने अपने बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों का प्रसार करना शुरू कर दिया, उनको प्रचारित करना शुरू कर दिया, तो लोगों ने बड़ी मात्रा में इसके शेयर खरीदे और ये शेयर 1 अगस्त 1719 को 2750 लीवर की कीमत पर पहुंच गए। 30 दिन बाद इनकी कीमत 30 अगस्त 1719 को 4100 लीवर थी। 4 दिन बाद 4 सितंबर को मिसिसिपी कंपनी के शेयर की कीमत, एक शेयर की कीमत 5000 लीवर को पार कर गई और 2 दिसंबर 1719 को 10,000 की सीमा को भी उसने क्रॉस कर लिया। पेरिस की गलियों में केवल मिसिसिपी कंपनी और उसके शेयरों की ही चर्चा होती थी। लेकिन इसी बीच कुछ स्पेकुलेटर्स और कुछ लोगों ने यह विचार किया कि कंपनी के शेयरों की इतनी बढ़ी हुई कीमत किसी भी रूप में वास्तविक नहीं है और इस कीमत को बनाए नहीं रखा जा सकता, यानी ये कीमत अनरियलिस्टिक है और अनसस्टेनेबल है। इसलिए इन स्पेकुलेटर्स ने कंपनी के शेयरों को बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको ये लगता था कि इससे ज्यादा कीमत इसकी होगी नहीं। जैसे ही इन लोगों ने कंपनी के शेयरों को बेचना शुरू किया तो मार्केट में शेयर्स की आपूर्ति बढ़ गई। आपूर्ति बढ़ने के कारण शेयर्स के वैल्यू नीचे चले गए। जैसे ही शेयर्स के वैल्यू नीचे गए और लोगों ने भी शेयर्स को मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। इससे मिसिसिपी कंपनी के शेयरों की आपूर्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई और कीमत लगातार घटती चली गई। घटने का आलम यह रहा कि इसके लिए एवालांच शब्द, भूचाल शब्द का प्रयोग होने लगा। इस स्थिति को संभालने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ फ्रांस ने हस्तक्षेप करने की सोची और उसने अपने गवर्नर जॉन लो के निर्देश पर अपने खुद के फंड से मिसिसिपी कंपनी के शेयरों को स्टेबलाइज करने के लिए, उनकी कीमतों को स्टेबलाइज करने के लिए कंपनी के शेयरों को खरीदा और इस खरीदारी में अपना सारा फंड गंवा दिया। लेकिन इसके बाद भी फ्रांसीसी इन्वेस्टर का वो विश्वास हासिल नहीं कर पाई। तब जॉन लो, जो कंपनी के डायरेक्टर थे, सेंट्रल बैंक ऑफ फ्रांस के गवर्नर भी थे और एक तरह से फ्रांस के वित्त मंत्री भी थे, उन्होंने नई फ्रांसीसी मुद्रा छापने के निर्देश दिए और इस मुद्रा के माध्यम से कंपनी के शेयरों को खरीदने की बात कही। वो किसी भी हालत में कंपनी के शेयरों की कीमतों को एक सीमा के बाद गिरने नहीं देना चाहते थे। फ्रांस के वित्त मंत्रालय ने जितने नए नोट छापे, उसके माध्यम से भी मिसिसिपी कंपनी के शेयरों को गिरने से नहीं रोका जा सका और इस कंपनी के शेयर 10,000 लीवर से 1,000 लीवर और फिर 1,000 लीवर से भी नीचे लगातार गिरते चले गए। फ्रांस में एक कॉइन इस्तेमाल होता था उस समय जिसका नाम था सू। कहा यह जाता है कि मिसिसिपी कंपनी के शेयरों ने 1 सू के बराबर भी कीमत खो दी।
इन सब से मिसिसिपी कंपनी, सेंट्रल बैंक ऑफ फ्रांस और फ्रांस का वित्त मंत्रालय पूरी तरह से इस भंवर में उलझ गया। इस भंवर को ही कहते हैं बबल, क्योंकि मिसिसिपी कंपनी के जो शेयर खरीदे गए, उसके शेयरों की जो कीमत बढ़ी और उसके माध्यम से जो पैसा जुटाया गया, उससे कोई फिजिकल एसेट क्रिएट नहीं हुआ था। एक ऐसा एसेट क्रिएट नहीं हुआ था जो जल्द ही इतना प्रॉफिट देना शुरू कर दे कि अपने शेयर धारकों, अपने निवेशकों को लाभांश भी दे दे। शेयरों में उछाल ने एक बबल क्रिएट कर दिया। उसको बचाने के लिए वित्त मंत्रालय और सेंट्रल बैंक ऑफ फ्रांस आया, लेकिन वो भी उसकी गिरावट को नहीं रोक सके और उस बबल में खुद भी उलझ गए। यह 18वीं शताब्दी के यूरोप का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था। अगर आपने भारतीय इतिहास पढ़ा है तो आप पढ़ेंगे उसमें कि 1748 से 1763 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए। इन युद्धों के बाद फ्रांसीसी कंपनी ने ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों अपने भारतीय उपनिवेशों को खो दिया। उसकी स्थिति एकदम शून्य के बराबर हो गई। इसी तरह से फ्रांस के लोगों ने न केवल कंपनी में अपने विश्वास को खो दिया, बल्कि सेंट्रल बैंक ऑफ फ्रांस, पूरे फ्रांस के बैंकिंग सिस्टम और यहां तक कि फ्रांस के राजा लुई द 15 के फाइनेंशियल विजडम पर भी सवाल उठने लगे। इससे देश की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए जो कर्ज लिया गया, वो बढ़ी हुई इंटरेस्ट रेट पर लिया गया। लुई द 15 के गुजर जाने के बाद लुई द 16 जब आए तो उन्होंने देखा कि फ्रांस के राजस्व का आधे से अधिक हिस्सा केवल फ्रांस के लोन के इंटरेस्ट को चुकाने में जा रहा है। इस फाइनेंशियल क्राइसिस का समाधान करने के लिए लुई द 16 ने एस्टेट्स जनरल की बैठक को बुलाया। एस्टेट्स जनरल की बैठक 175 सालों से नहीं हुई थी और इसके बाद शुरुआत होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, जो इतिहास के सबसे इंपॉर्टेंट और बड़े रेवोल्यूशंस में आता है। यानी मिसिसिपी बबल ने न केवल मिसिसिपी कंपनी को बर्बाद किया, फ्रांस के लाखों लोगों की आय को खत्म किया, उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया, फ्रांस की आर्थिक स्थिति को बिल्कुल धरातल पर मिला दिया, फ्रांस की उभरते हुए वैश्विक साम्राज्य के रूप में स्थिति को कमजोर कर दिया, बल्कि फ्रांस में भी बड़े स्तर पर राजनीतिक उठापटक पैदा कर दी। ये ताकत होती है एक बबल की, एक फाइनेंशियल बबल की, जब वो एक क्राइसिस में डेवलप हो जाता है। ये कोई छोटा क्राइसिस नहीं होता। अब ये देखने वाली बात होगी कि 21वीं शताब्दी में कोई ऐसा बबल तो क्रिएट नहीं हो रहा है, या कोई ऐसा गुब्बारा फूट तो नहीं रहा है, क्योंकि इस गुब्बारे के फूटने के परिणाम केवल आर्थिक नहीं होंगे, लोगों की आय पर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, बल्कि बहुत बड़े स्तर पर राजनीतिक परिणाम भी हो सकते हैं, जिसकी जद में हर नागरिक होगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।